गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिवव्रत जय हिंद आपका समस्त ऊर्जा से स्वागत करता हूं और सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। राजकुमार, गब्बर सिंह, नागेंद्र कुमार, मंगल सिंह डाकू, पंचम सिंह डाकू, अंकित सिंह, अजय कुमार पाल, सभी बच्चों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग अल्टरनेटर के जो एमसीक्यू थे लगभग 2200 क्वेश्चन के आसपास सोल्यूशन कर चुके थे। 50 क्वेश्चन और बचे हैं जिनका टेस्ट कराया जाएगा। आज हम लोग को सिंक्रोनस मोटर के लगभग 200 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं जिनकी थ्योरी की क्लास पढ़ाई जा चुकी है और थ्योरी की क्लास एक ही बार में 5 घंटे क्लास ली गई थी और सिंक्रोनस मोटर का जो कंप्लीट पढ़ा होगा उन्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं लगभग 97 से 98% क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा बच्चा जो पूरी थ्योरी 5 घंटे क्लास किया होगा। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले मैं कुछ जिक्र करना चाह रहा था कि जैसे अभी कुछ कल ऑर्डर हुआ था बॉन्ड मनी का, यूपीसीएल में बॉन्ड मनी का एक ऑर्डर जारी हुआ था। उसका पर्पस ये होता है, हर स्टेट में होता है कि अगर आप एक निर्धारित समय के अंदर अगर जॉब छोड़ के जाते हैं तो आपको उस पैसे को जमा करना पड़ता है। जैसे मध्य प्रदेश में भी हमारा था 2 लाख रुपए का, या नौकरी छोड़ने से पहले 3 महीने पहले आप उन्हें सूचित करिए कि नहीं हम नौकरी छोड़ने वाले हैं, तो आपका वो पैसा क्या करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड का जो खर्च होता है वो काट लेते हैं या कहीं आपको जमा करना पड़ता है तब जाके एनओसी देते हैं। तो हर स्टेट में लागू है, हर जगह लागू है, यूपीसीएल में भी लागू हुआ है। रही बात दूसरी जो है एग्जाम की, तो यूपीसीएल का एग्जाम हम लोग तो ये मान के चले कि हमारा कोर्स कंप्लीट रहे, रिवीजन चलता रहे। चूंकि सीट कम है, अगर इसमें सिलेक्शन लेना होगा तो वही सिलेक्शन ले पाएगा जिसका लक्ष्य एकदम निर्धारित हो चुका है, लक्ष्य जिसका सेट हो चुका है। वैसे ही सेट हुआ है जैसे नदियां जब किसी स्थान से निकलती हैं, अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो सीधे समुद्र में मिलती हैं। रास्ते में भले पहाड़ आ जाए, पहाड़ को तोड़ते हुए चली जाती हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। चाहे मार्ग हमारा सुगम हो, चाहे पहाड़ जैसी कठिनाइयां आ जाए, चाहे जो भी समस्या आ जाए, उस मार्ग को आसान बनाना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही जीवन है। इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम पुरुषार्थ है, यही पौरुष वचन है। जैसे नदियां अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं, उसी तरह हम लोग को भी अपना रास्ता ढूंढ लेना है, अपना मार्ग बना लेना है और इतने तेजी से प्रवाहित होना, इतने तेजी से मजबूत बल लगा के स्टडी करना है कि अपने टारगेट को हम लोग प्राप्त कर सके, चाहे कोई भी समस्या उसे तोड़ सके। रही बात निजीकरण का, तो निजीकरण का लगातार विरोध विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है और लगातार नवयुवकों द्वारा किया जा रहा है और प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि निजीकरण से हमारे हिसाब से कोई लाभ नहीं है। निजीकरण से कर लाभ के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं। निजीकरण से लाभ नहीं होगा, क्षणिक लाभ हो सकता है। कुछ मैं डेटा देता हूं, जैसे 2010 के आसपास आगरा टोरेंट पावर दिया गया, दिल्ली नोएडा को जो है एनडीपीएल को दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो है और जो जैसे कानपुर को भी देने की बात चल रही थी, लेकिन कानपुर को हमारा प्राइवेट निजी राज्यों में नहीं दिया गया। आज कानपुर ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है क्या कहते हैं, आगरा टोरेंट पावर और एनडीपीएल से। निजीकरण से कोई लाभ नहीं है। निजीकरण में आप प्राइवेट हॉस्पिटल देख ही रहे हैं कि मनमानी रूप से लूटते हैं। अरे भाई, जिनको वीआईपी व्यवस्था चाहिए वो जाएं प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो सरकारी से ही काम चला लेंगे। प्राइवेट रही बस की बात, तो जिसके पास पैसा वो वॉल्वो बस से जाए, खूब अच्छा पैसा दे के जाए, एसी बस में जाए। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं वो 100 रुपए में ही चले जाएं, उनके लिए सरकारी बस रहनी अनिवार्य है। जिनके पास पैसा वो हमारे जो है प्राइवेट ट्रेन से जाएं, उसमें व्यवस्थाएं हैं, उसमें बहुत सारी लग्जरी व्यवस्थाएं, प्राइवेट ट्रेन से जाएं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो हमारी सरकारी ट्रेन से ही जाएं ताकि कम पैसे में चले जाएं। भारत में 60% आबादी के लोग जो है सामान्य जीवन जीते हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसी में काम चल जाए, ऐसा उनका जीवन होता है। तो ऐसे लोग के लिए जो है, ऐसे देश के लिए अभी निजीकरण फायदेमंद नहीं हो सकता। ये मेरा विचार है। देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से नियंत्रण होना चाहिए, करप्शन का नियंत्रण होना चाहिए, बुराइयों का नियंत्रण होना चाहिए, समाज को तोड़ने वाली ताकतों का, समाज को एक बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में सबका विकास है। देश को आगे बढ़ाने का मतलब केवल पर्टिकुलर 2-4 लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति नहीं जानी चाहिए कि पूरे भारत की संपत्ति जो है 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में चली जाए, वो सबको फिर नियंत्रित कर लें। ऐसी व्यवस्था आ जाएगी तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो निश्चित रूप से ये सही तो नहीं है। निजीकरण कहीं भी किसी भी सूरत में सही नहीं है। व्यवस्था सुधार होनी चाहिए, करप्शन जो कर रहे हैं उन पे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुधार ऊपर से नीचे तक आना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आना चाहिए। अगर हमारा लीडर सही होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा।
बालक सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है और हम क्लास स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर का। ध्यान दीजिएगा पूरी महोदय, चलिए पहले ध्यान दीजिएगा, अभी राजनीति नहीं, पहले इधर ध्यान दीजिएगा। आप लोग शिक्षित होते जाइए, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, यही सब कुछ है। आराम से देखिएगा महोदय, और थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कीजिए। मेहनत ज्यादा करने का मतलब थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिए। मैं अपना आज का एक रूटीन बता रहा हूं। रूटीन इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अपनी प्रशंसा के लिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि मुझे इसी में आनंद है, इसी में सब कुछ आनंद आता है। सुबह 4 बजे मैं उठता हूं डेली। सुबह 4 बजे उठने के बाद जो एक्सरसाइज करना, टहलना, दौड़ना, नहाना, और मैं अभी अकेले हूं तो खाना भी खुद ही बना लेता हूं। और उसके बाद फिर आपका 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। चूंकि मेरी ड्यूटी भी रहती है तो मैं अपना ड्यूटी से पहले अपनी क्लास को ऑफ करता हूं, समाप्त करता हूं, उसके बाद अपनी ड्यूटी करता हूं। 4 बजे से स्टार्ट हुए 9 साढ़े 9 तक आपके पास रहता हूं। फिर हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। शाम को 5 साढ़े 5 बजे खाली होता हूं। फिर अपना वर्क, डेली रूटीन का वर्क करना, शाम को 9 10 बज जाता है। लगभग 17 से 18 घंटे का डेली का मेरा रूटीन रहता है। इस रूटीन से थकान शरीर को जरूर होती है, लेकिन मन को संतुष्टि मिली रहती है कि एक अच्छा काम कर रहा हूं, एक अच्छा काम कर रहा हूं, जिससे अच्छाई भी फैल रही है, साथ साथ में शिक्षा भी दे रहा हूं। हम कह रहे हैं हम लाखों लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन कुछ लोगों को तो शिक्षा दे ही रहे हैं। और प्रयास ये रहता है कि हमारी अच्छाइयां और बढ़ें, आपके अंदर भी अच्छाइयां बढ़ें और लगातार समाज का विकास होता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, आप भी कम से कम 14 से 15 घंटे का जरूर प्रयास करिए। 14 से 15 घंटे का जरूर डेली रूटीन में रखिए स्टडी करने का। बालक रेलवे, ये ग्रुप डी, जैसे आप, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करेगा, आप किस में बेहतर हो, आप किस में बेहतर हो। ध्यान दीजिएगा महोदय, बेहतर किसमें, अगर ग्रुप डी के लिए अगर ठीक ठाक तैयारी है तो अपना नॉन टेक्निकल अच्छा की रही है। नॉन टेक्निकल तो हमारा यूपीएससी में भी काम देगा। जिसका नॉन टेक्निकल बेहतर रहेगा वही बोनस की तरह कार्य करेगा। अब बोनस की तरह कार्य करेगा तभी आप सफल हो पाओगे, ठीक है ना। तो अपना ग्रुप डी की भी तैयारी करते रहिए। अपने दिमाग को कभी लिमिट में मत रखिए कि हम अगर टेक्निकल तैयारी करेंगे तो नॉन टेक्निकल नहीं कर सकते, नॉन टेक्निकल करेंगे तो टेक्निकल नहीं कर सकते। अपने दिमाग को बांधिए मत, इसके पास अनंत विचारधारा की शक्ति, बहुत ज्यादा शक्ति है। तो इसे फ्री करिए, नॉन टेक पोर्शन को बहुत भयंकर तैयार करिए। वो तैयार रहेगा तो अपना आप ग्रुप डी भी दे सकते हैं और साथ साथ में वही पोर्शन आपका काम देगा यूपीएससी में भी। यूपीएससी का एग्जाम में भी लास्ट ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इस समय हो सकते हैं, इस समय चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। बालक ध्यान दीजिएगा, पढ़ाया हुआ याद करने के लिए देखो, किसी को 3 बार में याद होता है, किसी को 4 बार में याद होता है, किसी को 100 बार में याद होता है। तो प्रयास करना होगा, इंडलेस एफर्ट्स करना होगा। इंडलेस एफर्ट्स का मतलब होता है ऐसा प्रयास जिसका कोई अंत ना हो, तब तक प्रयास करिए जब तक आ ना जाए। इसी को प्रयास ही कहते हैं। प्रयास की सिंपल सी डिफिनेशन है, इंडलेस एफर्ट्स इज द एफर्ट्स विच मेक्स यू सक्सेस। हमारा अंतहीन प्रयास, जिसका कोई अंत ही ना हो। ये कोई ना कहे कि सर मैं 2 बार पढ़ा, नहीं आया, छोड़ दिया, फिर ये प्रयास नहीं है तो कायरता है। ये कायरता वाला वचन है, ये हमारा फिर जो है लेजीनेस है, ये फिर अच्छा सेंटेंस नहीं है। 2 बार नहीं तो तीसरी बार प्रयास करिए, तीसरी बार नहीं है तो चौथी बार प्रयास कीजिए, चौथी बार नहीं है तो 5वीं बार प्रयास कीजिए। तब तक प्रयास कीजिए जब तक आ ना जाए, जब तक तैयार ना हो जाए तब तक प्रयास कीजिए, ठीक है ना। इसे प्रयास करते हैं, इसे प्रयास कहते हैं। तो प्लीज ऐसे प्रयास कीजिए और एक टारगेट रखिए जीवन में कि पूरे भारतवर्ष में सबसे तेज बनना है। ये टारगेट भूलिए मत, दिमाग में बैठा के रखिए। पूरे भारत में सबसे तेज बनना है, सबसे ऊर्जावान बनना है, सबसे पॉजिटिव बनना है। तब जाके आप कहीं सबसे आगे जा पाओगे, तब जाके कहीं आप आगे जा पाओगे। हाँ, इंग्लिश भी क्लास स्टार्ट करवा देंगे, हिंदी कंप्लीट हो जाए, रीजनिंग भी चलवा देंगे, ठीक है ना। और आईटीआई के एग्जाम को ये नहीं बता सकते। बालक ऑब्जेक्टिव क्लास फिलहाल अभी इसी पे चलती रहेगी, यूट्यूब पे चलती रहेगी लगातार, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, सारी क्लासेस फिर लास्ट में उस पे ऐप पे डाल दी जाएंगी, ठीक है ना। एग्जाम हमारा, मैंने बोला ना कि अक्टूबर का लास्ट हो सकता है या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग कोर्स कंप्लीट किए रहे। पावर सिस्टम की क्लास 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, सारी क्लासें अरेंज हो जाएंगी। थोड़ा सा तैयारी पूरी शक्ति के साथ करिए, पूरी ऊर्जा के साथ करिए, रिवाइज करके परफेक्ट क्लास रखिए। आपका बेसिक क्लास कंप्लीट हो जाएगा। मशीन क्लास में हमारा मैग्नेटिज्म चल रहा है, अरे सॉरी, बेसिक क्लास समाप्त है। मशीनी क्लास में हमारा इंडक्शन मोटर चल रहा है। 3 से 4 क्लास और हैं, समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारा केवल बचेगा डीसी मोटर, जनरेटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये मशीन समाप्त हो जाती तो आपका 60% 70% तो कोर्स खुद समाप्त हो जाता है। 20% हमारा बेसिक आ जाता है। पावर सिस्टम क्लास चली रही, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट बचेगा और लगातार फिर प्रैक्टिस चलेगा, रिवाइज चलेगा, ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन चलेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है महोदय।
मोबाइल ऐप पे सारी नोट्स पड़ी हुई है, वहां से आप ले सकते हैं। एक्चुअली वहां कम पैसे में पड़ा हुआ है तो आसानी से ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें छूट भी आई है, कैशबैक भी आया, आप लोग पढ़ लीजिए उसे, पढ़ के उसी हिसाब से फायदा ले लीजिए, ठीक है ना। अब क्लास स्टार्ट करते हैं महोदय, चलिए देखिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, सब लोग ध्यान से पढ़िए, पूरी शक्ति के साथ पढ़िए, ध्यान दीजिएगा महोदय। आई होप सब दिख रहा होगा क्लियर, देखो ध्यान से। निम्न मोटरों में से किस मोटर को एसी एक कली तुल्यकाली मोटर कहा जा सकता है जिसे उत्तेजित ना किया गया हो? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर किसे कहा जाएगा? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इसमें से किसे कहा जाएगा जिसे उत्तेजित ना किया गया हो, मतलब जिसके रोटर को एक्साइटेशन न दिया गया हो। मालक ध्यान दीजिएगा महोदय। तो इसमें सिंगल फेज एसी सिंक्रोनस मोटर किसे कहा जाएगा जिसके रोटर को एक्साइट ना किया गया हो? यूनिवर्सल मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर, एसी सीरीज मोटर। जानते हो हमारी जो सिंगल फेज, हाँ बालक का सेल या बैटरी क्लास ले लेंगे एक ही दिन, गब्बर सिंह। ध्यान से देखो महोदय, मोबाइल ऐप पे सब लोग आज ही मोबाइल ऐप पे जो है सारी चीजें अब काफी डिस्काउंट भी दे दिया गया है, और साथ साथ में जो है आपकी क्लासेस सारी लगभग कंप्लीट की ओर बढ़ रही, कंप्लीशन की ओर बढ़ रही है। मोबाइल ऐप पे सब लोग आ जाइए। तो इसमें से कौन सी ऐसी मोटर है जो हमारी सिंगल फेज एसी सिंक्रोनस मोटर कहलाती है जिसके रोटर को एक्साइटेशन भी ना किया गया हो? तो हमारी आती है प्रतिष्ठम्भ मोटर, या इसे बोलते हैं रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर ये सिंगल फेज एसी सिंक्रोनस मोटर होती हैं जिनके रोटर को एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं होती है, उत्तेजन देने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारी होती है रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर होती हैं। रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरेसिस मोटर होती हैं जो कि हमारी सिंगल फेज की होती है, रोटर को एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे बोलते हैं अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। क्या बोलते हैं? अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। क्लियर? ये सिंगल फेज मशीन जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन वाला। सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन बढ़ाने का शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर एक्साइटेशन को सिंक्रोनस मोटर में अगर हम बढ़ा रहे हो तो उसका पावर फैक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पावर फैक्टर में सुधार हो जाता है, पावर फैक्टर निम्न हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैंने बताया था सिंक्रोनस मोटर का अगर एक्साइटेशन आप बढ़ाते हो तो लैगिंग पावर फैक्टर से यूनिटी की ओर बढ़ता है। अगर ओवर एक्साइट करोगे तो लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है, लेकिन अगर निम्न से ज्यादा करोगे, एक्साइटेशन को लो से हाई करोगे तो पावर फैक्टर हमारा लैगिंग से यूनिटी की ओर जाता है, अर्थात पावर फैक्टर में सुधार होता है और हमारी जो आर्मेचर करंट होती है वो कम होने लगती है। एक्साइटेशन चेंज करने पे वास्तव में हमारा जो चेंजेस आता है वो हमारा आता है रिएक्टिव पावर में चेंज आता है, प्रतिघाती शक्ति में चेंज आता है, रिएक्टिव पावर में चेंजेस आते हैं और हमारा साथ साथ में बैक ईएमएफ का मान बढ़ता है। जो आर्मेचर धारा होती है सिंक्रोनस मोटर में वो होती है V माइनस EB/RA, और जो बैक ईएमएफ होता है वो हमारा 4.445 FT KP × KD होता है। ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। तो हमारा एक्साइटेशन बढ़ाने पे हमारा बैक ईएमएफ बढ़ता है, साथ साथ में आर्मेचर धारा कम होती है और पावर फैक्टर में सुधार होता है। पक्की बात है बालक। ऐप पर पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, परमानेंट डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर धारा उत्तेजन के किस मान पर अधिक होगी? प्रश्न पूछ रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में जो आर्मेचर धारा मैक्सिमम किस पे होती है? किस पे मैक्सिमम होती है? लो एक्साइटेशन पर, हाई एक्साइटेशन पर, लो एवं हाई एक्साइटेशन दोनों पर आर्मेचर धारा का मैक्सिमम होता है। उत्तेजन का आर्मेचर धारा पर कोई प्रभाव नहीं होता है। KK2 बता दिया, रिस्पॉन्स कर दिया महोदय कि आपका पीडीएफ मिलेगा जिसे डाउनलोड करने का ऑप्शन है, ठीक है ना बालक। नहीं, 6 बजे क्लास चल रही, लगातार मोबाइल ऐप पे चल रही है। हरिओम पटेल, सुबह रोज 6 बजे से 8 सवा 8 बजे तक मोबाइल ऐप पे मशीन की क्लास चल रही है,
ठीक है ना, मोबाइल ऐप पे आ जाएं। मशीनी क्लास 520 रुपए की है और 5 रुपए जमा करने पर 75 रुपए का आपका जो है एडवांस पैसे मिल रहा है। ठीक है ना, आपको इसमें क्या कहते हैं कैशबैक का ऑप्शन मिल रहा है, फायदा उठाइए। 30% तक कैशबैक का ऑप्शन है। महोदय ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था अगर हमारा एक्साइटेशन कम भी रहेगा तो लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा और आर्मेचर धारा ज्यादा रहेगी। ओवर एक्साइटेशन कर दोगे तब हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है, उस समय भी आर्मेचर धारा मैक्सिमम होती है। मिनिमम आर्मेचर धारा यूनिटी पावर फैक्टर पे होती है, इसलिए इस ऑप्शन का सही होगा सी। लो एवं हाई एक्साइटेशन दोनों पर, लो एवं हाई एक्साइटेशन दोनों पर आर्मेचर धारा का मैक्सिमम होता है मान और यूनिटी पावर फैक्टर पर मिनिमम होता है। राम कुमार अपना आप डिटेल भेज दीजिएगा, मिस्टर राम कुमार 9454613502 पे भेज दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा महोदय, तो निम्न एवं उच्च दोनों एक्साइटेशन पे आर्मेचर धारा का मैक्सिमम। मैंने इसको आप लोग को बताया भी था आपको कि जो हमारा जो ग्राफ बनता है वी कर्व बनता, कुछ देखो ऐसे बनता था। तीसरा क्वेश्चन था, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे बनता था। ये आर्मेचर धारा इधर होती थी, इधर हमारा एक्साइटेशन रहता था। तो अगर एक्साइटेशन लो भी है तो आर्मेचर धारा का मैक्सिमम है, हाई भी है तो भी धारा का मान मैक्सिमम है। इकाई पावर फैक्टर पे केवल हमारा आर्मेचर धारा का मान मिनिमम होता था। इधर हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होता था, इधर मेरा लीडिंग पावर फैक्टर होता था। क्लियर हो गया? राम कुमार मैंने आपको बोला ना 9454613502 फोन कर दीजिएगा। ध्यान जी महोदय, नेक्स्ट देखिएगा चौथा क्वेश्चन। एक निम्न उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर, जो लो एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होगा, लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, इकाई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ओवर एक्साइटेड अवस्था में है, अति उत्तेजित अवस्था में है, अति उत्तेजित अवस्था में है, तो उस कंडीशन में जो हमारा जो पावर फैक्टर कैसा होगा, तो मैंने बताया था कि अगर मेरा अंडर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड है तो उस समय जो पावर फैक्टर होता है लैगिंग होता है। अगर ओवर एक्साइटेड है तो जो पावर फैक्टर होता है हमारा लीडिंग होता है। लीडिंग का मतलब अग्रगामी, लैगिंग का मतलब पश्चगामी। अगर हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन है, प्रसामान्य एक्साइटेशन है, तो उसमें पावर फैक्टर का मान 1 होता है, बताया जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? पश्चगामी होगा, लैगिंग होगा। अगर एक्साइटेशन कम है तो पश्चगामी या लैगिंग होगा, पक्की बात है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन। एक 500 केवीए 12 ध्रुव 2200 वोल्ट 3 फेज 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर की भार पर तथा शून्य भार पर गतियों का अनुपात होगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है जिसकी रेटिंग दी हुई है, उसका फुल लोड और नो लोड की अवस्था में, नो लोड की अवस्था में जो गति का अनुपात होगा क्या होगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 1, 5 अनंत 1.73। देखिए इसका जवाब यह होगा महोदय कि हमारी सिंक्रोनस मोटर पे लोड रहे चाहे ना रहे, सिंक्रोनस मोटर पे लोड रहेगा तब भी गति सिंक्रोनस ही रहेगी और नो लोड रहेगा तब भी गति हमारी क्या होती है? सिंक्रोनस ही रहती है। तो दोनों का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। लोड रहे चाहे ना रहे, चलेगी तो सिंक्रोनस स्पीड पे, नहीं तो नहीं चलेगी मोटर। ऐसी हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है। अर्थात फुल लोड गति और नो लोड गति का जो अनुपात होगा 1 होगा, पक्की बात ना, 1 होगा, कोई अंतर आने वाला नहीं है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा बालक? ध्यान से देखना, अच्छे समझना। एक सिंक्रोनस मोटर को शून्य भार पर, एक सिंक्रोनस मोटर को शून्य भार पर 100% उत्तेजित किया गया। यदि सप्लाई वोल्टेज V हो तो विरोधी विद्युत वाहक बोलो इसके बीच क्या रिलेशन होगा? बैक ईएमएफ का मान वोल्टेज से ज्यादा होगा, बैक ईएमएफ वोल्टेज से कम होगा, बैक ईएमएफ का मान लगभग वोल्टेज के बराबर होगा, बैक ईएमएफ का मान 0 होगा। कह रहा कि जो एक्साइटेशन किया गया है जीरो लोड है, जीरो लोड है, तो जो एक्साइटेशन किया गया है वो हमारा 100% किया गया है। तो सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ में वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा? महोदय अगर नो लोड रहता है तो एक बात तो कंफर्म रहती है कि आइडियल कंडीशन है
तो सप्लाई वोल्टेज इधर रहता है तो बैक ईएमएफ जस्ट यहां रहता है। अगर आइडियल कंडीशन नहीं रहती तो सप्लाई वोल्टेज यहां रहता तो बैक ईएमएफ हल्का सा कुछ एंगल इधर चलाता, ये हमारा कहलाता है लोड एंगल या टार्क एंगल कहलाता है। बैक ईएमएफ इधर चलाता है, लेकिन चूंकि एक्साइटेशन हमारा कितना है 100% एक्साइटेशन है, तो जो मान होंगे उनके बराबर होंगे। ईबी और बैक ईएमएफ के मान बराबर होंगे, लगभग बराबर होंगे। नो लोड अवस्था है, नो लोड अवस्था में चूंकि वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है तो हमारा लगभग हमारा दोनों बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस कंडीशन को लोग बोलते हैं फ्लोटिंग अवस्था। आइडियल कंडीशन में इसको बोलते हैं फ्लोटिंग अवस्था, जब हमारा दोनों की दिशा जस्ट एक दूसरे के विपरीत है, 180 अंश हो और 100% एक्साइटेशन हो, आइडियल कंडीशन हो, लोड शून्य हो। महोदय ध्यान दीजिएगा, जो कुछ अगर क्वेरी करना हो, पूछना हो, 94 54 61 35 02 पे कमेंट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, उस पे पूछिए। यहां पे बहुत तेज स्लाइड चलती रहती है, अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो दिखता नहीं है, बहुत लंबा सेंटेंस लिखते हैं, तो ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। एक 3 फेज 400 वोल्ट सिंक्रोनस मोटर अनंत बसबार से संयोजित है, इनफाइनाइट बसबार से जुड़ी हुई है तथा शून्य लोड पर प्रचालित है। इस स्थिति में यदि मोटर की क्षेत्र धारा शून्य कर दी जाए तब, मोटर की क्षेत्र धारा शून्य कर दी जाए तब, ध्यान दीजिएगा, 3 फेज 400 वोल्ट सिंक्रोनस मोटर अनंत बसबार से जुड़ी हुई है, शून्य लोड पर प्रचालित है। इस स्थिति में यदि मोटर की क्षेत्र धारा शून्य कर दी जाए तो मोटर रुक जाएगी, मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती रहेगी, मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर चलेगी, इनमें से कोई नहीं। डाकू पंचम सिंह, वो अनिश्चित समय का लॉस है, उससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो सोचता है कि हम व्हाट्सएप में डिस्कशन करके क्वेश्चन पढ़ लेंगे या टेलीग्राम में पढ़ लेंगे, तो अपने आप को सिर्फ धोखा देता है और कुछ नहीं करता है महोदय। चलिए देखिएगा ध्यान से, मैं बता दूं, अगर हमारा एक्साइटेशन समाप्त भी हो जाएगा तभी स्टेटर का फील्ड चूंकि घूमता रहता है तो रोटर उसके साथ लॉक होकर के घूमता रहेगा। अब कैसे घूमता रहेगा? रिलक्टेंस पावर की वजह से। किस पावर की वजह से? रिलक्टेंस पावर या साइलेंसी पावर से। साइलेंसी पावर से रोटर घूमता रहेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। अगर एक्साइटेशन फेल भी हो जाए, क्योंकि जो पावर डेवलप्ड होता है क्या होता है, E0V या EB इंटू वी बटे के XD इंटू साइन डेल्टा प्लस V स्क्वायर बटे के 2, इस सिंगल फेज के लिए 1/XQ माइनस 1/XD इंटू साइन 2 डेल्टा। ये जो पावर होता है ये हमारा कहलाता है साइलेंसी पावर। साइलेंसी पावर का मतलब होता है जब रोटर की संरचना एकदम गोलाकार ना हो तो वहां पे रिलक्टेंस अलग अलग होता है, तो ये पावर एक्साइटेशन समाप्त होने के बाद भी रहता है। इसी पावर से मोटर चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती रहेगी चूंकि लोड शून्य है। ताकि लोड क्या है? शून्य है, तो सिंक्रोनस स्पीड पे चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा एक्साइटेशन फेल भी हो जाए और लोड शून्य है तो मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलती रहेगी, रिलक्टेंस पावर या साइलेंसी पावर की वजह से। एक सिंक्रोनस मशीन में यदि क्षेत्र प्रवाह घूर्णन की दिशा में आर्मेचर क्षेत्र के ऐसे आगे होगा तो मशीन किस रूप में कार्य करती है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में जो क्षेत्र है मतलब फील्ड है, जो रोटर है वो हमारा आर्मेचर के अक्ष से आगे निकल जाए। आर्मेचर के अक्ष से आगे निकल जाए तो मशीन किस रूप में कार्य करेगी? अतुल्यकालिक मोटर, अतुल्यकालिक जनरेटर, तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक जनरेटर। ध्यान दीजिएगा, कुछ कंडीशन ऐसी बनने वाली है। मान लो इस स्टेटर का ये एन है, ये एस है और रोटर इससे थोड़ा आगे चला जाए तो यहां पे यस हो जाएगा, यहां पे एन हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका व्यवहार कैसा होगा? ये जनरेशन मोड में आ जाएगा। जैसे आगे जाएगा तो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर की तरह रिस्पॉन्स करेगा। जब आगे चला जाएगा तो हमारा जो है जनरेशन के मोड में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंक्रोनस जनरेटर की भांति कार्य करेगा। जब पीछे रहेगा ये तो मोटर की भांति साथ साथ रहेगा, तो हमारा जो है फ्लोटिंग अवस्था होती, 3 अवस्था होती है। जब आगे रहेगा तो ये कहलाएगा सिंक्रोनस जनरेटर। अगर दोनों की अक्ष एकदम समान रहे, यस है, तो इसे बोलते हैं फ्लोटिंग अवस्था। कौन सी अवस्था? फ्लोटिंग अवस्था।
अगर ध्यान दीजिएगा तीसरी कंडीशन, अगर ये पीछे आ जाए, रोटर कहां जाए, पीछे आ जाए, जब रोटर पीछे आ जाए तो हमारा सिंक्रोनस मोटर की अवस्था कहलाती है। यहां एन है, यहां यस है, रोटर हल्का पीछे, कुछ एंगल पीछे है, यहां यस है ना, तो ये हमारा सिंक्रोनस मोटर की अवस्था है जो कि 40 से 50-60 डिग्री के आसपास रहता है। पक्की बात। नेक्स्ट देखना महोदय, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सिंक्रोनस मोटर में किस तरह के टार्क को ब्रेक अवे टार्क भी कहा जाता है? स्टार्टिंग टार्क, रनिंग टार्क, पुल टार्क, पुल आउट टार्क। किस टार्क को, हाँ सिंक्रोनस जनरेटर भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलता है, तो यहां अवस्था ही पूछा था कि कौन सी अवस्था कहलाएगी। अंजनी मदेसिया ध्यान देना महोदय। तो इस ब्रेक अवे जो हमारा किस तरह के टार्क को ब्रेक अवे टार्क कहा जाता, तो ध्यान देना जो स्टार्टिंग टार्क है इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक अवे टार्क भी कहते हैं। ब्रेक मतलब ब्रेकिंग कंडीशन से घुमाने वाली अवस्था में लाने वाला टार्क, ब्रेकिंग कंडीशन से घुमाने वाली अवस्था में लाने वाला टार्क हमारा ब्रेक अवे टार्क या स्टार्टिंग टार्क कहलाता है। रनिंग टार्क मतलब रनिंग अवस्था का टार्क है, ध्यान देना महोदय। और हमारा ये जो पुल आउट टार्क हमारा कहते हैं मैक्सिमम टार्क या ब्रेक डाउन टार्क। डी सुनिएगा, सुनिएगा, पुल आउट टार्क किस नाम से जानते हैं? ब्रेक डाउन टार्क, या फिर हमारा ये मैक्सिमम टार्क होता है जो कि मशीन हमारी जो है बिना ब्रेक हुए मैनेज कर सकती है, बिना ब्रेक हुए मैनेज कर सकती। इससे ज्यादा अगर टार्क बढ़ा दोगे, लोड का मान बढ़ा दोगे तो सिंक्रोनस मोटर बंद हो जाएगी। समझे महोदय? नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। एक सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित है। जीरो लोड है और ओवर एक्साइटेड है, जीरो लोड है और ओवर एक्साइटेड है, तो इस अवस्था में मोटर क्या कहलाएगी? अल्टरनेटर कहलाती है, तुल्यकाली संधारित्र कहलाती है, सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है, इंडक्शन मोटर तरह की कार्य करती है, डीसी जनरेटर की भांति प्रचालित होती है। मैंने आप लोग को पढ़ाया था बहुत अच्छी तरह महोदय कि अगर हमारी सिंक्रोनस मोटर है, ओवर एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड में पावर फैक्टर कैसा होता है जी? ओवर एक्साइटेड में जो पावर फैक्टर होता है लीडिंग होता है, अग्रगामी होता है, एज लाइक कैपेसिटर, और लोड शून्य हो तो वो अवस्था कहलाती है सिंक्रोनस कंडेंसर, अर्थात पावर फैक्टर सुधार के लिए यूज होती है। और सिंक्रोनस कंडेंसर की जो क्षमता 500 केवीए से ऊपर ही किफायती रहता है। जहां पे टोटल पावर 500 केवीए से ऊपर है वहीं पे सिंक्रोनस कंडेंसर किफायती होता है, अदरवाइज कैपेसिटर ही लगाया जाता है। इसका यूज पावर फैक्टर सुधार करने के लिए करेंगे। पक्की बात ना? नेक्स्ट देखना, यदि सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन क्रिटिकल एक्साइटेशन हो तो पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होगी? क्रिटिकल एक्साइटेशन का मतलब यहां यूनिटी पावर फैक्टर से मतलब है, लैगिंग होगा यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। कैसा होगा? क्रिटिकल एक्साइटेशन किया गया है। यहां क्रिटिकल एक्साइटेशन का मतलब है नॉर्मल एक्साइटेशन से। नॉर्मल एक्साइटेशन का मतलब है 100% से हल्का ज्यादा, 100% से हल्का ज्यादा एक्साइटेशन, जिसमें हमारा जो ईवी का मान हल्का वोल्टेज से ज्यादा रहता है लेकिन पावर फैक्टर का मान 1 हो जाता है, आर्मेचर धारा मिनिमम हो जाती है। क्योंकि ईबी और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनता है, ये नॉर्मल एक्साइटेशन से है, प्रसामान्य एक्साइटेशन से है, जिसका पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, आर्मेचर धारा का मान मिनिमम होता है, 100% से हल्का ज्यादा होता है, हल्का ज्यादा ही होता है। ध्यान दीजिएगा महोदय, जो सिंक्रोनस मोटर नहीं पढ़े, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है सिंक्रोनस मोटर की, आप देख सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर की 5 घंटे की एक ही क्लास पड़ी हुई है, ठीक है ना, एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट देखना महोदय, सिंक्रोनस मोटर की गति स्थिर होती है, वोल्टेज परिवर्तित कर कम या अधिक की जा सकती है, स्टेटर में अथवा रोटर में प्रतिरोध पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर करती है। सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है महोदय? जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो सिंक्रोनस मोटर की गति होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड ही रहती है। वो निर्भर किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पे निर्भर करती है, लोड पे या वोल्टेज पे निर्भर नहीं करती। पक्की बात है ना?
हाँ, आंसर बताते चल रहा हूं, अर्थात स्थिर गति होती है। कौन सी गति होती है? स्थिर गति होती है। ये फ्रीक्वेंसी या पोल की संख्या से निर्धारित होती है, हमारे वोल्टेज या लोड से निर्धारित नहीं होती है। लोड बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो बंद हो जाएगी, चलेगी तो सिंक्रोनस स्पीड पे या तो बंद हो जाएगी। पक्की बात? नेक्स्ट देखना, सिंक्रोनस मोटर की रचना। जो सिंक्रोनस मोटर की रचना होती है कैसी होती है, सोच समझ के जवाब देना बालक। हाँ, इंडक्शन मोटर की भांति होती है, अल्टरनेटर की भांति होती है, डीसी शंट मोटर की भांति होती है, डीसी शंट कंपाउंड मोटर की भांति होती है। हमारी जो सिंक्रोनस मोटर की संरचना बनाई जाती है वो हमारी सैलिएंट रोटर टाइप बनाई जाती है। किसी बनाई जाती है? सैलिएंट रोटर प्रकार की बनाई जाती है। मतलब इसमें जो रोटर होता है वो हमारा सैलिएंट प्रकार का होता है और स्टेटर हमारी 3 फेज वाइंडिंग होती है, जस्ट लाइक अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के समान होती है जिसमें रोटर सैलिएंट या प्रोजेक्टिंग टाइप या नॉन सिलेंड्रिकल यूज होता है। पक्की बात है? लोग सब लोग का आंसर सही आ रहा है? अच्छा बताइएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में कोई कठिनाई हो रही है? थ्योरी पढ़ने के बाद क्या किसी को कोई समस्या हो रही है? कोई बच्चा कमेंट कर दे, मैं सुनना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं। प्लीज राइट डाउन फास्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखेगा, सिंक्रोनस मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? हाँ, वही क्वेश्चन आ गया, अभी मैं बताया था जस्ट ऊपर। सिंक्रोनस मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? समुन्नत ध्रुव प्रारूपी होता है, बेलनाकार होता है, कोई नहीं पिंजरा प्रारूपी होता है। मतलब सैलिएंट प्रकार का होता है, सिलेंड्रिकल प्रकार का होता है, कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही होगा? अगर हमारी, ध्यान दीजिएगा महोदय, जो सिंक्रोनस मोटर में रोटर यूज होता है, मैंने अभी बोला तो था कि हमारा सैलिएंट या उभरा हुआ प्रकार का यूज होता है। उभरा हुआ संरचना इसलिए यूज की जाती है कि पोल की संख्या ज्यादा जरूरत पड़ती है तो पोल आसानी से अरेंज हो सकते हैं और कम गति जनरली होती है। और जो सैलिएंट रोटर यूज करने से इसमें दो प्रकार के पावर होते हैं। एक तो एक्साइटेशन पावर होता है और दूसरा साइलेंसी पावर होता है। साइलेंसी पावर इसी रोटर में पाया जाता है, सिलेंड्रिकल में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, समुन्नत ध्रुव प्रारूपी या सैलिएंट प्रकार का। बालक, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि बहुत लंबा सेंटेंस मत लिखिए, कुछ पूछना हो तो 9454613502 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई समस्या हो तो। और दिखाई तो दे रहा है जी, अब कैसे दिखाई देगा? चश्मा लगाओ हीरो, ध्यान दीजिए महोदय। नेक्स्ट देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर में रोटर को दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? सिंक्रोनस मोटर के रोटर में जो हमारा एक्साइटेशन दिया जाता है, किससे दिया जाता है? एसी से, डीसी से, हाफ वेव डीसी वोल्टेज से, शुद्ध डीसी से, वर्गाकार तरंग की एसी से। तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि उसके रोटर में जो एक्साइटेशन दिया जाता है स्थिर फील्ड उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। स्थिर फील्ड का मतलब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के लिए दिया जाता है, जो कि शुद्ध डीसी दी जाती है 125 से 250 वोल्ट डीसी सप्लाई। यही दिया जाता है ना एग्जैक्टली? कोई समस्या तो नहीं होगी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सब लोग का सही आंसर आ रहा, बहुत अच्छी बात, बहुत सही बच्चे। नेक्स्ट देखना ध्यान से, सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है, सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है सप्लाई आवृत्ति पर, ध्रुवों की संख्या पर, दोनों पर, रोटर प्रतिरोध पर। सोच समझ के जवाब देना बच्चे, बालक ध्यान देना। सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है तो महोदय ध्यान दीजिएगा, हमारी जो सिंक्रोनस मोटर की गति होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, NS इक्वल टू होता है 120F/P होता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पर निर्भर करती है। ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात दोनों सही हैं। हालांकि यह स्टेटर में ध्रुव की संख्या दिया है, यहां शब्द में होना चाहिए था रोटर में ध्रुव की संख्या, रोटर में ध्रुव की संख्या। और ध्यान दीजिएगा, स्टेटर और रोटर में ध्रुव की संख्या बराबर होती है। स्टेटर रहेगा तभी काम चल जाएगा, रोटर रहता तभी चल जाएगा। स्टेटर और रोटर में ध्रुव की संख्या बराबर होती है तभी उसके साथ इंटरलॉक होगा। हमेशा इस चीज का ध्यान दिया जाएगा महोदय। स्टेटर रोटर दोनों रहेगा, दोनों की पोल की संख्या बराबर है कि मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर है, सत्य है असत्य है, कहां नहीं जा सकता, सभी असत्य है। मतलब सिंक्रोनस मोटर होती है क्या सेल्फ स्टार्ट होने वाली मोटर है? जवाब चाहिए महोदय। गुड मॉर्निंग बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान दीजिए महोदय। सिंक्रोनस मोटर क्या स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर है? तो जवाब होगा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? सेल्फ स्टार्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता रहता है, जबकि रोटर अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करता रह जाता है। इसका स्टेटर का जो एमएमएफ है, स्टेटर का जो फ्लक्स है, रोटर के सापेक्ष घूमता रहता है तेजी से, और रोटर अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होता रहता है, लॉक नहीं हो पाता। इस वजह से हमारा जो है इस सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सत्य है। सेल्फ स्टार्ट वाली मोटर है, असत्य है। सेल्फ स्टार्ट होने वाली मोटर नहीं है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसमें हम लोग लगाते हैं डैम्पर वाइंडिंग। सिंक्रोनस मोटर में भार कोण का क्या अर्थ है? लोड एंगल का क्या मतलब है? ध्यान से जवाब दीजिएगा। सिंक्रोनस मोटर में लोड एंगल का क्या अर्थ है? सोच समझ के जवाब देना हीरो। लोड एंगल का क्या मतलब है? लोड एंगल का मतलब है, देखना ध्यान से, लोड एंगल क्या होता है? तो लोड एंगल हमारा स्टेटर के ध्रुव अक्ष, स्टेटर के ध्रुव अक्ष और रोटर के विपरीत, यहां यस रहेगा तो यहां एन रहेगा, तो यहां एन है, यहां पे यस है। स्टेटर के ध्रुव अक्ष और रोटर के विपरीत ध्रुव अक्ष के बीच, रोटर तथा स्टेटर के समान, रोटर तथा स्टेटर के विपरीत ध्रुवों के मध्य बनने वाला कोण होता है, या एक तरह से कह सकते हो सप्लाई वोल्टेज यहां है तो बैक ईएमएफ यहां है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ये भी हमारा लोड एंगल भी होता है। वी या ईवी के बीच भी कह सकते हो। वी का उल्टा इधर माइनस भी होगा ना, वी का उल्टा इधर माइनस भी होगा, तो ये एंगल भी कितने एंगल से हमारा 180 डिग्री से कम है, वो भी हमारा लोड एंगल या टार्क एंगल कहलाता है। पक्की बात? मालक ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिंक्रोनस मोटर में भार कोण पर निर्भर, सिंक्रोनस मोटर में भार कोण भार पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न पूछ रहा कि जो लोड एंगल का मान है सिंक्रोनस मोटर में, क्या वो लोड पर निर्भर नहीं करता? लोड पर निर्भर करता है। अगर लोड बढ़ाओगे तो रोटर पीछे आएगा, नहीं आएगा, कुछ कोण पीछे आता है। गति चेंज नहीं होती लेकिन कुछ कोण पीछे आएगा, कुछ कोण क्या आएगा? पीछे आएगा। पक्की बात? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह सकते हैं कि लोड अगर बढ़ता है तो लोड एंगल का मान बढ़ता है, धारा बढ़ती है, आर्मेचर धारा बढ़ती है जिससे इलेक्ट्रिकल टार्क बढ़ता है और उसे मैनेज करता है। वी आए तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा बैक ईएमएफ ऊपर होता चला जाएगा, लोड एंगल का मान बढ़ता चला जाएगा, रोटर हल्का पीछे होता चला जाएगा, लेकिन 90 डिग्री तक ही बढ़ाया जा सकता है। 90 डिग्री के बाद अगर लोड बढ़ेगा, 90 डिग्री के बाद अगर लोड बढ़ेगा तो रोटर बंद हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर बंद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कौन सा सही होगा? भार कोण भार पर निर्भर नहीं करता है, असत्य। निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, असत्य कथन है, निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सोच समझ के जवाब देना हीरो, सोच समझ के जवाब देना, इसका क्वेश्चन गलत होगा। मोहम्मद आरिफ महोदय, बीपीएल कार्डधारी बच्चों कम से कम जो है 250 से 300 बच्चों को छूट दी जा चुकी है। बीपीएल कार्डधारी वाले बच्चों को अब लाइफ टाइम नहीं दिया जाएगा, बंद हो गया व्यवस्था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित या विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है केवल रोटर उत्तेजन पर, रोटर उत्तेजन और गति दोनों पर, केवल रोटर गति पर, केवल भार कोण पर। बैक ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है?
हाँ, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बुक से है। मशीन की आपके मोबाइल ऐप में 2000 क्वेश्चन बैंक की मशीन का क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ है। मोबाइल ऐप में मात्र 40 रुपए का परमानेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। नोट्स में जाइए, मोबाइल ऐप के नोट्स में जो है लिखा होगा मशीन का क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। 2000 क्वेश्चन बैंक 40 रुपए का खरीद लीजिए, उसमें क्वेश्चन है सारे, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 4.445 FT KP इंटू KD होता है। मोटर ये सिंक्रोनस मोटर है महोदय। सिंक्रोनस मोटर में सप्लाई दी जाती है, और सप्लाई दी जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी जा रही है तो दी जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी तो नियत है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नियत है। और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी से इसकी गति डिसाइड होती है। NS बराबर होता है 120F/P। पोल की संख्या और फ्रीक्वेंसी से इसकी गति निर्धारित होती है। फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी फिक्स है, ये अल्टरनेटर नहीं है, ये मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है महोदय, ध्यान दीजिएगा। सप्लाई दी जा रही है, इसको सप्लाई दी जाएगी तो ये चलेगी। और जो फाई है ये फ्लक्स है। फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? उत्तेजन धारा पर निर्भर करता है। उत्तेजन धारा बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। टर्न की संख्या है, पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो केवल रोटर के उत्तेजन पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर नहीं करता। चूंकि गति किससे डिसाइड होती है? गति डिसाइड होती है 120F/P से। फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या से गति खुद डिसाइड होती है, तो हमारा ईएमएफ इस पर निर्भर करने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखना महोदय, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यदि सिंक्रोनस मोटर शून्य भार पर प्रचालित हो एवं उसमें हानियां नगण्य हो, जीरो लोड पे प्रचालित है और उसमें होने वाला लॉसेस नगण्य है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेटर धारा शून्य होगी, स्टेटर धारा उच्च होगी, स्टेटर धारा बहुत कम होगी, विरोधी विद्युत वाहक बल सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो जाएगा। महोदय ध्यान दीजिएगा, अगर लोड शून्य है, हानियों को हम नगण्य मान लिए हैं, तो ये हमारा जो है फ्लोटिंग अवस्था कहलाती है, तैरने वाली अवस्था कहलाती है। तैरने वाली अवस्था का मतलब है कि जब हानियां नगण्य है तो नो लोड अवस्था में ईबी और बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज एक दूसरे के जस्ट विरोध में होंगे। आर्मेचर धारा शून्य होगी क्योंकि हानियां शून्य मान लिए हैं। वैसे नो लोड पे कौन कौन सी हानि होती है? नो लोड अवस्था में वास्तव में जो हानि होती है, आयरन लॉस स्टेटर में, वायु और घर्षण हानि हमारी होती है एयर गैप में। लेकिन जब हमारा लोड नहीं है और हानियों को नगण्य मान लिए हैं, तो हमारी कोई धारा आने वाली नहीं है, दोनों विरोध में होंगे। यह अवस्था फ्लोटिंग अवस्था कहलाती है, तैरने वाली अवस्था कहलाती है। स्टेटर धारा शून्य होगी। आदर्श अवस्था की बात कर लिया, आदर्श अवस्था की बात कर लिया। आदर्श अवस्था में हमारा आर्मेचर धारा का मान शून्य होता है, लोड नहीं है, कोई हानियां नहीं है। पक्की बात? इसका ऑप्शन ए सही होगा। सिंक्रोनस मोटर में विकसित अधिकतम शक्ति निर्भर करती है। जो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है सिंक्रोनस मोटर में, किस पर निर्भर करता है? सप्लाई वोल्टेज पर केवल, रोटर उत्तेजन पर केवल, रोटर उत्तेजन और सप्लाई वोल्टेज दोनों पर, भार कोण के अधिकतम मान, रोटर उत्तेजन एवं सप्लाई वोल्टेज पर। जो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है, जो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है, वो हमारा किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइएगा। जो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है महोदय, पीएम इक्वल टू क्या होता है? E0 गुणे V बटे के XD इंटू साइन डेल्टा। ये तो एक्साइटेशन पावर हो गया, प्लस V²/2, 3 का गुणा कर दीजिएगा, 3 फेज का है दोनों में, यहां भी 3 का गुणा हो जाएगा। 1/x³ माइनस 1/xd इंटू साइन 2 डेल्टा। तो जो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है लोड एंगल पे निर्भर करता है, बैक ईएमएफ पे निर्भर करता है। बैक ईएमएफ का मतलब हमारा जो है, बैक ईएमएफ किस पे निर्भर करता है? बैक ईएमएफ रोटर एक्साइटेशन पर निर्भर करता है, फ्लक्स पे निर्भर करता है और सप्लाई वोल्टेज पे भी निर्भर करता है। तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। भार कोण के अधिकतम मान अर्थात जो लोड एंगल का मैक्सिमम मान 90 डिग्री पे निर्भर करेगा, फील्ड धारा या बैक ईएमएफ निर्भर करेगा, सप्लाई वोल्टेज पे निर्भर करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पक्की बात है? कंफर्म है हीरो? नेक्स्ट देखना ध्यान से।
सिंक्रोनस मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस पावर फैक्टर पर प्राप्त होती है? सोच समझ के जवाब देना, एकदम एक्टिव होकर जवाब देना बच्चे, कि सिंक्रोनस मोटर में जो न्यूनतम आर्मेचर धारा होती है किस पावर फैक्टर पर प्राप्त होती है? जीरो 0.8, 0.6 इकाई पावर फैक्टर। देखो ये फील्ड धारा होती है, आर्मेचर धारा मिनिमम तब होती है जब पावर फैक्टर का मान 1 होता है। पावर फैक्टर का मान क्या होता है? 1 होता है, उसे बोलते हैं सामान्य प्रसामान्य एक्साइटेशन या नॉर्मल एक्साइटेशन बोलते हैं। उसमें आर्मेचर धारा का मान हमारा मिनिमम होता है, एक्साइटेशन का मान प्रसामान्य होता है, बैक ईएमएफ का मान हल्का सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होता है, हल्का ज्यादा होता है, और हमारा पावर फैक्टर इकाई होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग, सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग किससे उत्तेजित की जाती है? स्टेटर धारा से प्रेरण द्वारा, एसी सप्लाई से, उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई, परिभ्रमण करता हुआ क्षेत्र। सिंक्रोनस मोटर की जो रोटर वाइंडिंग होती है उसको किसके द्वारा एक्साइट करते हैं, किसके द्वारा उत्तेजित करते हैं? स्टेटर धारा से प्रेरण के द्वारा एक्साइट होती है, एसी सप्लाई द्वारा, एक्साइटर से प्राप्त डीसी सप्लाई द्वारा, किसके द्वारा की जाती है महोदय? तो ध्यान दीजिएगा, जवाब होगा हमारा उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई द्वारा एक्साइट की जाती है। मतलब जो डीसी सप्लाई रोटर को दी जाती है एक्साइटर के द्वारा दी जाती है, एक्साइटर का मतलब उत्तेजक के द्वारा दी जाती है। 125 से 250 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? जो भी थ्योरी पढ़ा है सिंक्रोनस मोटर का उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला था कि 95 से 98% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे जो थ्योरी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखना, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित ईएमएफ का मान, सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में प्रेरित ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर, सप्लाई वोल्टेज से कम, सप्लाई वोल्टेज से अधिक किया जा सकता है, सप्लाई वोल्टेज से अधिक अथवा कम किया जा सकता है। क्या समझ में आया? जल्दी जवाब दीजिएगा। हवा है ना बच्चे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखना, ध्यान से जवाब देना। जो सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, सप्लाई वोल्टेज तो हम अलग से देते हैं, 3 फेज की कुंडलन होती है। तो जब रोटर घूमता है, जब रोटर घूमता है सिंक्रोनस स्पीड पे, तो इसको कट करता है, तो इसमें हमारा एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। वोल्टेज तो अंदर काम कर रहा है, बैक ईएमएफ हमारा एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। एक ईएमएफ उत्पन्न होता है तीनों कुंडलन में जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है, जिसे बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहते हैं। ये बैक ईएमएफ का मान होता है 4.445 केवी इंटू केडी। ये हमारा एक्साइटेशन को बदलकर बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। फ्लक्स का मान ओवर एक्साइट कर देंगे तो बैक ईएमएफ का मान ज्यादा हो जाएगा, कम कर देंगे तो बैक ईएमएफ का मान कम हो जाएगा। अर्थात सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा और कम दोनों कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं। पक्की बात? नेक्स्ट देखना, निम्न में से किस अवस्था में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग अवश्य किया जाता है? मतलब कौन सी कंडीशन जिसमें सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग जरूर किया जाता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन, क्रेन के लिए, मशीन टूल्स के लिए, बड़े आकार के 3 फेज जनरेटर्स के लिए। किसमें अवश्य रूप से होगा? मतलब निश्चित रूप से होगा भाई, सिंक्रोनस मोटर का यूज वहीं होता है जहां पे गति नियत आवश्यकता हो। गति नियत मतलब गति चेंज ना हो, एनएस पे चलाने की जरूरत हो। तो जो हमारे 3 फेज जनरेटर्स होते हैं उनको एक निश्चित गति पे चलाने की जरूरत होती है ताकि फ्रीक्वेंसी का मान नियत रहे। फ्रीक्वेंसी तभी नियत रहेगी जब गति नियत रहेगी। तो सिंक्रोनस मोटर का यूज कर सकते हैं बड़े आकार के 3 फेज जनरेटर्स को चलाने के लिए। पक्की बात? महोदय ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देना महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जिसे उत्तेजित नहीं किया गया उसे क्या कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन था तो घुमा के पूछा है, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन भी यही था ना। एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जिसे उत्तेजित नहीं किया गया है वो क्या होती है? एक रिलक्टेंस मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सर मोटर, एसी सीरीज मोटर। देखो जो सिंगल फेज की सिंक्रोनस मोटर होती है, मैं भी जस्ट बताया था, वो होती है रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर। ये दोनों सिंक्रोनस स्पीड पे चलती हैं। और एक हमारी और मोटर होती है जिसका नाम देते हैं हम लोग स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर भी हमारी सिंगल फेज से प्रचालित होती है और सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। ये अनएक्साइटेड मोटर है, इनके रोटर में एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर 50% लोड पर कार्य कर रही है। एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर 50% लोड पर कार्य कर रही है। यदि फील्ड धारा बढ़ाने से मोटर की आर्मेचर धारा घटती है तब इसका अर्थ है कि 50% लोड है और उस पर काम कर रही है। अब फील्ड धारा बढ़ा रहे हैं, जब हम लोग उसकी रोटर की फील्ड धारा बढ़ा रहे हैं तो उसकी आर्मेचर धारा घट रही है। तो इसका मतलब क्या है? मोटर मेंस को रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, मोटर मेंस से रिएक्टिव पावर ले रहा है। मोटर ना तो रिएक्टिव पावर ले रहा है ना दे रहा है, ऊपर तुम से कोई नहीं। सोच समझ के जवाब देना। सीलिंग फैन में सिंगल कैपेसिटर मोटर यूज होती है या परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज होती है सीलिंग फैन में? महोदय जवाब दीजिएगा। एक्साइटेशन बढ़ाने पे जब आर्मेचर धारा कम हो रही है, इसका मतलब कि हम रिएक्टिव पावर मोटर ले रही थी, रिएक्टिव पावर मोटर ले रही थी। अब जैसे जैसे उत्तेजन बढ़ा रहे तो कम लेना शुरू कर दी। तो उससे पहले रिएक्टिव पावर क्या कर रही थी? ले रही थी। समझिएगा क्वेश्चन को। जैसे मान लो ये मोटर थी, एक्साइटेशन कम था तो यहां से फ्लक्स हमारा 5 वेबर निकल रहा था। इसको चलाने के लिए 5 वेबर और चाहिए था, तो मोटर सप्लाई से रिएक्टिव पावर भी खींच रही थी। रिएक्टिव पावर इसलिए खींच रही थी ताकि 5 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न और कर सके, तो 5 5 और 10 हो जाएगा। लेकिन जैसे एक्साइटेशन बढ़ाओगे इसका, एक्साइटेशन तो 5 से अगर ये 10 होने लगा या 8 वेबर हो गया, तो बाहर से अब 2 ही वेबर की जरूरत पड़ेगी ना। तो बाहर से जो रिएक्टिव पावर आ रहा था वो कम होने लगेगा, बाहर जो रिएक्टिव पावर हो कम होने लगेगा। समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब कि मोटर हमारी मेंस से रिएक्टिव पावर ले रही थी, और जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ाओगे मेंस से या सप्लाई से रिएक्टिव पावर कम लेना शुरू कर देगी। अब जब हमारा नॉर्मल एक्साइटेशन कर दोगे तो रिएक्टिव पावर लेना शून्य कर देगी। फिर अगर नॉर्मल से ज्यादा एक्साइटेशन करोगे तो रिएक्टिव पावर फिर देने लगेगी, तो कहेंगे लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य कर रही है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आप ही लोग से पूछ रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइएगा। ध्यान जी महोदय, ध्यान से कि महोदय। एक सिंक्रोनस मोटर जो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है तथा कोई लोड ड्राइव नहीं करती उसे कहते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही है और लोड का मान 0 है। फ्लक्स क्या है? सुरेंद्र मौर्य, बेसिक की क्लास पढ़ो बच्चे। फ्लक्स का मतलब जो चुंबक से तरंगे निकलती हैं, बल रेखाएं निकलती, उसके समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर जो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, कोई लोड ड्राइव नहीं करती, उसे कहते हैं, उसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। जब सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधार करने के लिए यूज करना होता है, तो जब पावर फैक्टर सुधार करने के लिए यूज करना होता है तो उसे हम लोग ओवर एक्साइट करते हैं, अर्थात लीडिंग पावर फैक्टर पर प्रचालित करते हैं और लोड 0 कर देते हैं। सिंक्रोनस मोटर को रिवाइज करो महोदय, तो सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाता है। एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर किस पे ऑपरेट होती है? अति उत्तेजित का मतलब है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पे प्रचालित होती है? ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पे प्रचालित होती है? जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है, मैंने बोला था कि एक्साइटेशन अगर ओवर कर दोगे तो रिएक्टिव पावर देने लगती है सप्लाई को।
रिएक्टिव पावर देने लगेगी, अर्थात लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करने लगेगी। लीडिंग को बोलते हैं अग्रगामी सेक्टर पे काम करने लगती है। लेकिन कौन सी एक्साइटेशन? ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन का मतलब जो उत्तेजन दिया जा रहा था, जो डीसी धारा दी जा रही थी, रेटेड धारा या 100% से बहुत ज्यादा देने लगे। फील्ड धारा का मान रेटेड से ज्यादा हो जाए, रेटेड से ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड अवस्था में बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी। जब एक सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है तब फील्ड, जब सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है तो मैंने बताया था महोदय कि स्टार्ट करने की दो विधियां थी। एक तो प्राइम मूवर के द्वारा स्टार्ट करना, दूसरा डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से स्टार्ट करना। तो दोनों ही अवस्था में हम लोग बोलते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट करके रखते हैं, क्योंकि हाई वैल्यू का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वह ईएमएफ नुकसान पहुंचा सकता है इंसुलेशन को। इसलिए जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट करके रखा जाता है शुरुआत में। और जैसे ही गति का मान तुल्यकालिक गति के आसपास पहुंचता है रोटर का, फिर उसको एक्साइटेशन को ओपन करके डीसी सप्लाई दे देते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? एक बार फिर से थ्योरी पढ़ो, अभी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उस समय एक्साइट करते हैं, उस समय एक्साइट करते हैं जब गति हमारी सिंक्रोनस स्पीड से हल्की कम रहती है, तब जाके एक्साइट करते हैं। शुरुआत में क्या रखते हैं? शॉर्ट रखते हैं। पक्की बात। नेक्स्ट देखना, ये तो क्वेश्चन आ चुका है, किस लोड पर आर्मेचर धारा न्यूनतम होगी? जब पावर फैक्टर का मान 1 हो। जब पावर फैक्टर मान 1 होगा तभी तो धारा न्यूनतम होगी। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ऊपर बताया चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक सिंक्रोनस मोटर किसी लोड को इकाई पावर फैक्टर पर सप्लाई रखी जाए, लोड बढ़ाया जाए तो पावर फैक्टर क्या होगा? जैसे मैंने बोला था कि अगर हमारा एक्साइटेशन नियत है, एक्साइटेशन नियत है और हमारा इकाई पावर फैक्टर पे चल रही है, तो अचानक अगर लोड बढ़ा दोगे तो लोड बढ़ाने पे वास्तव में वास्तविक शक्ति ज्यादा खींचती है, हल्का फुल्का रिएक्टिव पावर भी खींचती है। तो हमारा जो है जो पावर फैक्टर होगा हल्का पश्चिगामी हो जाएगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब था कि मोटर थी, मोटर पे शाफ्ट लगा था, उस समय पावर फैक्टर भी क्या है? पावर फैक्टर का मान 1 है। मतलब ना रिएक्टिव पावर का मान 0 है, ना ले रही है ना दे रही है। लेकिन जैसे लोड बढ़ाओगे तो लोड बढ़ाने पे वास्तव में वास्तविक शक्ति ज्यादा बढ़ती है, प्रतिघाती शक्ति हल्की सी बढ़ती है। तो पहले तो प्रतिघाती शक्ति बिल्कुल 0 थी, लेकिन लोड बढ़ाने पे हल्की सी बढ़ जाएगी। जब हल्की सी रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी, मतलब सप्लाई से लेने लगेगा, सप्लाई से जब लेने लगेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पश्चिगामी हो जाएगा। इसको भी मैंने थ्योरी की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था हीरो। जो लोग थ्योरी नहीं रिवाइज की हो तो कैसे काम बनेगा? रिवाइज करेगा प्लीज। तो नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक सिंक्रोनस मोटर का उत्तेजन तथा टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रखा जाए तथा लोड बढ़ाया जाता है, तब उत्तेजन एक्साइटेशन और टर्मिनल वोल्टेज स्थिर है और लोड बढ़ाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा महोदय, पहला दिया है आर्मेचर धारा घटती है, पावर फैक्टर और अधिक लीडिंग हो जाता है। आर्मेचर धारा बढ़ती है, पावर फैक्टर और अधिक लीडिंग हो जाता है। आर्मेचर धारा बढ़ती है तथा पावर फैक्टर और अधिक पश्चिगामी हो जाता है। उपरोक्त में कोई नहीं महोदय। ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि मोटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या है? नियत है, और जो इसके रोटर में एक्साइटेशन दिया जाता है, फील्ड धारा दी जाती है, वो फील्ड धारा भी क्या है? नियत है। लोड बढ़ा रहे हो तो लोड बढ़ाने पे, यही तो मैंने बोला ना, लोड बढ़ाने पे वास्तविक शक्ति में ज्यादा वृद्धि होती है, प्रतिघाती शक्ति में हल्की वृद्धि होती है। मतलब वास्तविक पावर ज्यादा खींचती है, प्रतिघाती शक्ति कम खींचती है, लेकिन खींचेगी जरूर। जब खींचेगी प्रतिघाती शक्ति खींचेगी तो पावर फैक्टर और पश्चिगामी होगा। जब प्रतिघाती शक्ति या रिएक्टिव पावर देने लगे
प्रतिघाती शक्ति या रिएक्टिव पावर देने लगे तो पावर फैक्टर लीडिंग या अग्रगामी हो जाता। तो यहां तो ले रहा है, क्योंकि लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है तो रिएक्टिव पावर लेगा, लोड बढ़ रहा है तो रिएक्टिव पावर लेगा। तो इसमें यह होगा आर्मेचर धारा बढ़ जाएगी, पावर फैक्टर और पश्चिगामी या लैगिंग हो जाएगा। पक्की बात महोदय? श्योर बच्चे, कंफर्म है? सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाने पर आघूर्ण कोण, लोड बढ़ाने पे जो टॉर्क एंगल है उसकी वैल्यू में क्या अंतर आएगा? लोड बढ़ाने पे टॉर्क एंगल का मान बढ़ता है, तो बता चुका हूं। लोड एंगल बढ़ाने, लोड एंगल बढ़ेगा, टॉर्क एंगल बढ़ेगा, बैक ईएमएफ और हमारा पीछे चला जाएगा, रोटर हल्का पीछे चला जाएगा, आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ताकि इलेक्ट्रिकल टॉर्क मैनेज कर सके। एक बात ध्यान देना महोदय, लोड जब बढ़ता है मोटर पे तो उसको मैनेज करने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिकल टार्क डेवलप होता है। जैसे साइकिल पे अकेले साइकिल चला रहे हो तो जो बल लगाते हो अपने भर बल लगाते हो, लेकिन एक लोग को और बैठा लो अर्थात लोड बढ़ जाए तो फिर जो बल लगाते हो ज्यादा लगाते हो ना, आपकी शरीर मन भाप जाता है कि थोड़ा सा बल और ज्यादा लगाओ ताकि साइकिल चला सके। तो उसी तरह मोटर पे जब लोड बढ़ता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल टार्क डेवलप होता है, वो इलेक्ट्रिकल टार्क उस लोड को मैनेज करता है, वो इलेक्ट्रिकल टार्क आर्मेचर धारा पे निर्भर करता है। पक्की बात ना? ये क्वेश्चन आ चुका था। आघूर्ण कोण लेमडा किसके किसके बीच का कोण है? जो आघूर्ण कोण लेमडा है स्टेटर फील्ड तथा रोटर फील्ड अक्ष के मध्य का कोण है। स्टेटर तथा रोटर फील्ड अक्ष के मध्य का कोण है ना, स्टेटर और रोटर के मध्य का कोण है, परिणामी फील्ड नहीं। स्टेटर फील्ड अक्ष तथा रोटर फील्ड अक्ष, हालांकि फील्ड अक्ष का जो विपरीत ध्रुव रहने चाहिए, तो लेकिन जब विपरीत नहीं दिया यहीं दिया तो ये भी सही है। स्टेटर फील्ड अक्ष तथा रोटर फील्ड अक्ष के बीच का कोण है। डाकू पंचम सिंह बहुत कॉपी कर रहे हो, ध्यान दो हीरो। नेक्स्ट देखो, बड़े आकार की सिंक्रोनस मोटर में, बड़े आकार की सिंक्रोनस मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में स्थित की जाती है, क्योंकि स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग। भाई आपका ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो सिंक्रोनस मशीनों में, सिंक्रोनस मशीन का मतलब अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों की बात हो रही है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित की जाती है। क्यों की जाती है? उच्च वोल्टेज के लिए संतोषजनक रूप से इंसुलेट की जा सकती है, उचित प्रकार से शीतल की जा सकती है, होने से स्लिपरिंग हानियां कम होती हैं। सभी एग्जैक्टली हमको लग रहा है इसमें सभी सही है, क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए इंसुलेशन आसानी से दे सकते हैं, आर्मेचर पे रहेगा तो कोई हमारा जो है घर्षण होने वाला नहीं है, आसानी से बिजली ले सकते हैं, दे सकते हैं। स्लिपरिंग 2 लगेगी, आसानी से ठंडा किया जा सकता है, सारी व्यवस्था ठीक रहेंगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थिर भार पर उत्तेजन परिवर्तन से तुल्यकाली मोटर में धारा एवं शक्ति गुणक में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले चक्र को क्या कहते हैं? एक्साइटेशन परिवर्तन से तुल्यकाली मोटर में धारा एवं पावर फैक्टर में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? निर्गत अभिलक्षण, आउटपुट अभिलक्षण, वी एवं इनवर्स वी, शक्ति कोण अभिलक्षण कोई नहीं। देखो, आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच जो ग्राफ बनता है वो वी वक्र कहलाता है, और फील्ड धारा और पावर फैक्टर के बीच जो ग्राफ बनता है वो हमारा इनवर्स वी कर्व कहलाता है। वी वक्र कहलाता है, वी कर्व कहलाता है, क्योंकि ये उल्टा वी है, वो सीधा वी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्की बात? नेक्स्ट देखना ध्यान से, सिंक्रोनस मोटर में इकाई पावर फैक्टर पर धारा की तुलना में, अच्छा इकाई पावर फैक्टर की धारा की तुलना में पश्चिगामी पर कम तथा अग्रगामी शक्ति गुणक पर अधिक धारा प्रवाहित होगी। पश्चिगामी शक्ति गुणक पर अधिक तथा अग्रगामी शक्ति गुणक पर कम धारा प्रवाहित होगी। अग्रगामी और पश्चिगामी दोनों शक्ति गुणक पर अधिक धारा प्रवाहित होगी। अग्रगामी और पश्चिगामी दोनों शक्ति गुणक कम धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए यहां पे ग्राफ बना हुआ था महोदय,
धारा का जो मान मिनिमम होता है केवल इकाई पावर फैक्टर पे होता है। जिस समय पावर फैक्टर का मान 1 हो, इधर पश्चगामी है इधर अग्रगामी है, इधर लैगिंग पावर फैक्टर है इधर लीडिंग पावर फैक्टर है, ये इकाई पावर फैक्टर है, तो धारा का जो मान मिनिमम होता है इकाई पावर फैक्टर में मिनिमम होता है। लैगिंग में भी धारा ज्यादा होती है, लीडिंग में भी धारा ज्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। दोनों ही पावर फैक्टर पे धारा का मान ज्यादा होता है, सी ऑप्शन। आज आप लोग को हवा कम लग रहा है हीरो। नेक्स्ट देखिएगा 40 क्वेश्चन देखिएगा। सिंक्रोनस मोटर में निरंतर भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉलिंग, हंटिंग, चुंबकीय लॉकिंग, तुल्यकालन। अगर हमारा लोड समय के अनुसार चेंज होता रहे, कभी लोड बढ़े कभी लोड घटे, तो रोटर में दोलन उत्पन्न होता है, ये दोलन हंटिंग कहलाता है। हंटिंग को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग या स्क्वायरल केज वाइंडिंग स्थापित होती है, रोटर के पोल फेस पर स्थापित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे हंटिंग कहते हैं। एक इंडक्शन मोटर को फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट करके मोटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो मोटर नहीं चलेगी। एक इंडक्शन मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी, जल जाएगी। एक प्रेरण मोटर की भांति प्रारंभ होगी तथा तुल्यकाली मोटर की भांति चलती रहेगी। ध्यान दीजिएगा महोदय, अगर फील्ड वाइंडिंग को हम शॉर्ट कर दिए और हमको इसको जो स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है, अगर इसको हम 3 फेज सप्लाई देके चलाएंगे तो ये हमारी केवल इंडक्शन मोटर की भांति ही चलेगी। स्टार्ट भी इंडक्शन मोटर की भांति होगी, चलती भी रहेगी इंडक्शन मोटर। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर पे तब चलती जब इसमें एनएस उत्पन्न होता है और ये एनएस इसके स्टेटर के फील्ड के साथ लॉक होता है। अगर इसी का जो शॉर्ट किया हुआ है बाद में चल करके खोल दिया जाए और इसमें डीसी सप्लाई दे दी जाए तो यहां एनएस आ जाएगा, तो ये एनएस इसके साथ लॉक हो जाएगा, तुल्यकाली गति पे आ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट बना रहे, शॉर्टिंग नहीं हटाई जाती है, रोटर का शॉर्ट नहीं हटाया जाता है, तो हमारा इंडक्शन मोटर की भांति ही चलती रहेगी। इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट होगी, इंडक्शन मोटर की भांति चलती रहेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे गति का मान तुल्यकाली गति के आसपास पहुंचता है, सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंचता है, तुरंत हम लोग शॉर्टिंग को हटा करके डीसी सप्लाई दे देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा महोदय, एक सिंक्रोनस मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए तब, गतिशील अवस्था में मोटर गतिशील है और उस अवस्था में एक्साइटेशन समाप्त हो जाए, मोटर रुक जाएगी, मोटर जल जाएगी, मोटर प्रेरण मोटर की भांति चलती रहेगी, मोटर एक रिलक्टेंस मोटर की भांति चलती रहेगी। कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने बोला था कि अगर हमारा मोटर चल रही है सिंक्रोनस स्पीड पे, मोटर चल रही है सिंक्रोनस स्पीड पे, यहां पे एन रहता है, यहां पे यस है, मतलब ये यहां पे यस है, यहां पे एन है, ये घूम रहा है तेजी से, तो इसको साथ घुमा रहा है। अगर ये चला भी जाए तब भी एन का फ्लक्स एस के साथ जाता है, तो इस लोहे से जाएगा, इसको पकड़ के रखेगा अपने साथ और पकड़ के घुमाता रहेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं 42 में डी, हाँ 42 में डी होगा, पक्की बात। मोटर हमारी जो है रिलक्टेंस मोटर की भांति, प्रतिष्ठंभ मोटर की भांति साइलेंसी पावर की वजह से चलती रहेगी। और कोई पूछ दे साइलेंसी पावर का मान मैक्सिमम कब होता है, तो साइलेंसी पावर का मैक्सिमम जो मान होता है v²/2 1/x³ - 1/xd इंटू साइन 2 डेल्टा होता है। तो जो मैक्सिमम साइलेंसी पावर या रिलक्टेंस पावर होता है जब डेल्टा का मान 45 डिग्री हो, जब डेल्टा का मान या लोड एंगल में 45 डिग्री हो तो उसमें साइलेंसी पावर का मान मैक्सिमम होगा। पक्की बात, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर में अवमंदन कुंडली का कार्य, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? स्टार्ट भी कराना रहता है, साथ साथ में दोलन को समाप्त भी करना रहता है, हंटिंग को समाप्त भी करना रहता है। हंटिंग कम करना तथा प्रारंभिक बलागुण विकसित करना, दोनों काम होते हैं ना। कहां पे स्थापित होती है? पोल के चेहरे पे स्थापित होती है। पोल के चेहरे पे स्क्वायरल केज वाइंडिंग भी कहलाती है। ये दोनों तरफ से शॉर्ट रहती है। और रनिंग अवस्था में जब सिंक्रोनस मोटर गति प्राप्त कर लेती है तो डैम्पर वाइंडिंग में कोई विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उत्पन्न होने वाला नहीं होता है, जो कि बताया जा चुका है थ्योरी क्लास में।
सिंक्रोनस मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत लाभदायक मशीन है, क्योंकि कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल वर्क जहां पे इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों फायदा होता है देखिएगा, यह संपूर्ण प्रतिष्ठान का मतलब संपूर्ण जो वहां इंडस्ट्री उसका प्रॉफिट सुधार सकती है। यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर है तो मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलती है। आवश्यकता पड़ने पर शक्तिगुणक इकाई किया जा सकता है। एकदम सही है, सभी बातें सही है। फ्रीक्वेंसी नियत है तो गति नियत रहेगी। चाहेंगे तो पावर फैक्टर सुधार भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो पावर फैक्टर इकाई पे चला भी सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 44 से कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा महोदय ध्यान से, सिंक्रोनस कंडेंसर है। सिंक्रोनस कंडेंसर हमारी सिंक्रोनस मोटर ही तो सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करती है। एक साधारण स्टैटिक कैपेसिटर बैंक है। मोटर जो यांत्रिक भार को चला रही हो, मोटर जो बिना यांत्रिक भार के चल रही हो, जब सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति यूज किया जाता है तो उस पर लोड हमारा शून्य रखा जाता है और हमारा जो एक्साइटेशन रखा जाता है वो हमारा ओवर रखा जाता है। तब हमारी सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति कार्य करती है। पक्की बात? श्योर महोदय? नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, सिंक्रोनस मोटर में बी चक्र खींचा जाता है, वी वक्र खींचा जाता है। वी वक्र किसके किसके बीच खींचा जाता है? अभी बताया था जस्ट। वी वक्र किसके किसके बीच खींचा जाता है? फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के बीच वी वक्र खींचा जाता है। और इकाई पावर फैक्टर का मान, धारा का मान मिनिमम होता है। ये वो एक्साइटेशन प्रसामान्य या नॉर्मल एक्साइटेशन कहलाता है। लैगिंग और लीडिंग पे धारा का मान ज्यादा होता है। आर्मेचर धारा एवं हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। डीसी क्षेत्र धारा एवं एसी आर्मेचर धारा के बीच खींचा जाता है। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक समकालिक प्रत्यावर्तक में किस कॉइल का ईएमएफ साइन तरंग से निकट होता है? मतलब जो हमारे सिंक्रोनस अल्टरनेटर होता है, सिंक्रोनस अल्टरनेटर होता है, उसमें कौन सी ऐसी वाइंडिंग है जिसमें हमारा ईएमएफ का आकार साइन वेव जैसा प्राप्त होता है? फुल पिच कॉइल की घनी वाइंडिंग में, फुल पिच कॉइल की वितरित वाइंडिंग में। घनी वाइंडिंग का मतलब संकेंद्रित या कंसेंट्रिक, वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। किसमें हमारा जो है ईएमएफ साइन वेव जैसा प्राप्त होता था? मैंने बताया था कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग होनी चाहिए और साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होनी चाहिए, तो हमारा जो ईएमएफ का आकार होगा साइन वेव जैसा प्राप्त होगा। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का हमारा यूज करने का पर्पस क्या होता है? हार्मोनिक्स में कमी लाना। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करने का पर्पस क्या होता है? ईएमएफ का आकार साइन वेव जैसा प्राप्त करना। इससे हल्का वोल्टेज में कमी आती है, लेकिन यही यूज की जाती है। शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, हर मशीन में प्रयोग की जाती है। निम्न में से स्वचालित न होने वाली मोटर है? पिंजरा प्रारूपी इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, विभक्त कला मोटर। इसमें से कौन सी ऐसी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है? इंडक्शन मोटर अपने से स्टार्ट हो जाती है, यूनिवर्सल मोटर अपने से स्टार्ट होती है, विभक्त कला भी मोटर स्टार्ट होती है। यही सिंक्रोनस मोटर ही अपने से स्टार्ट नहीं होती। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 49 देखिएगा, सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन परिवर्तन से प्रभावित होने वाली राशियां। अगर एक्साइटेशन हम चेंज करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, एक्साइटेशन चेंज करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, तो कौन सी ऐसी राशि है जो प्रभावित होती है? रोटर गति, विरोधी विद्युत वाहक बल, फ्लक्स घनत्व, सभी। एक्साइटेशन चेंज करने से प्रभावित होने वाली राशियां। अगर एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो हमारा जो विरोधी विद्युत वाहक बल रहता है, रोटरी गति चेंज होने वाली नहीं है, रोटरी गति नियत रहेगी। महोदय 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 महोदय, रोटर की गति नियत रहती है। ये तो एनएस होती है ना, ये तो एनएस रहती है, ये तो नियत है। विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ का मान जरूर चेंज होगा। फ्लक्स घनत्व का मान भी हमारा जो है स्टेटर का चेंज हो जाता है, सॉरी रोटर का चेंज होगा।
रोटर का चेंज होगा, रोटर का चेंज होगा, पक्की बात है ना। तो हमारा ये दो चीजें सही हैं, इसमें डी ऑप्शन नहीं कर सकते। हालांकि फ्लक्स घनत्व को नहीं मान करके केवल हमारा विरोधी विद्युत वाहक बल, चूंकि फ्लक्स घनत्व में कहीं जिक्र नहीं किया है कि रोटर की बात कर रहा है कि स्टेटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इसका जिक्र नहीं किया है, इसलिए हमारा केवल विरोधी विद्युत वाहक बल को टिक करेंगे। एक्साइटेशन चेंज करने पर हमारा बैक ईएमएफ केवल चेंज होगा, पक्का महोदय। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, 50 क्वेश्चन, निम्न में से किस मोटर को लैगिंग अथवा लीडिंग पावर फैक्टर पर सरलता से प्रचालित किया जा सकता है? तो जवाब आपका क्लियर होगा, हमारी सिंक्रोनस मोटर, ये ऐसी मोटर है जिसको लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर किसी भी प्रचालित कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की तरह यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। 50 क्वेश्चन क्लोज करते हैं। एक बार सिंक्रोनस मोटर की पूरी क्लास आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आपके यूट्यूब पे पड़ी हुई है, 5 घंटे की क्लास है, पूरी रिवाइज कर लीजिए सिंक्रोनस मोटर। उसके बाद कल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तेजी से सॉल्व करने का, कि जल्दी से सॉल्व हो जाए, ये टॉपिक कंप्लीट हो। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन, एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद कैसा लग रहा, आसान लग रहा है नहीं लग रहा। प्लीज राइट डाउन फास्ट, कम ऑन, प्लीज राइट डाउन फास्ट। क्लास क्लोज कर रहा हूं, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी बताना हीरो, क्लास क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कैसा लग रहा है? सही लगा महोदय? मंगल डाकू कैसा लग रहा क्वेश्चन? चलो ठीक है बालक, रिवीजन अच्छे से करिए। मोबाइल ऐप पे आप लोग को जो है कैश बैक मिल रहा है, 500 रुपए अगर एड मनी में ऐड करेंगे तो 15%, 1000 रुपए ऐड करते हैं तो 20%, 1500 ऐड करते हैं तो 25% और 2000 ऐड करते हैं तो 30% के आसपास हमारा एक्स्ट्रा पैसा आपको एड मनी में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। लेकिन वो पैसा जितना फिक्स किया गया उतना ही रहना चाहिए, और उसके लिए जो हमारा कोड जो बताया गया है, जो कोड है, कूपन कोड है, उसको जरूर डालिएगा। क्लास को अब क्लोज करते हैं। दिन शुभ हो। राधे राधे महोदय, राधे राधे।